दुनिया की सबसे हॉरिफिक चीज क्या है? मूवी देखते समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो बाद में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है ये एक काल्पनिक कहानी है। क्योंकि ज्यादातर लोग घोस्ट म्यूटेंट जैसे हॉरर पे बिलीव नहीं करते, पर हॉरर में एक चीज जिसमें न चाह के भी आपको बिलीव करना होता है वो है साइंस, विज्ञान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरिफिक घटना की जिसे याद करके आज भी सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। रिएक्टर के ऊपर जो लीड लगी होती है वो हिलने लग जाती है। पूरी बिल्डिंग में उसके शॉकवेव देखने को मिलती हैं। वहाँ मौजूद वर्कर्स को रियलाइज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग रहा है रिएक्टर के अंदर, जो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। हमें रिएक्टर को बंद करना होगा। इसी रीजन से इनमें से एक वर्कर जल्दी से जाकर उस बटन को दबा देता है जो रिएक्टर को बंद कर देगा। इस बटन को दबाने से कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस जाएंगी और रिएक्शन को होने से रोकेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बटन दबाने के बाद रॉड्स अंदर तो घुस जाती हैं, लेकिन उनके अंदर घुसते ही तुरंत एक धमाका हो जाता है। इस धमाके से पूरा रिएक्टर आग के लपटों में घिर जाता है, जो हानिकारक रेडियो एक्टिव मटेरियल को हवा में रिलीज कर देता है। और इतनी मात्रा में हानिकारक मटेरियल रिलीज होते हैं इस डिजास्टर से कि ये 400 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर होती है। इस डिजास्टर को दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है आज के दिन पर। जो रेडिएशन हवा के जरिए फैलती है उसे न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन तक पूरे यूरोप तक उसका असर दिखता है। यूनाइटेड किंगडम पर रेडियो एक्टिव बारिश देखने को मिलती है। जो रेडियो एक्टिव डस्ट घासों पर गिरती है उसे गाय खाती है, और गाय के दूध में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर हो जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ क्यों, क्या कारण थे इसके पीछे और इसका क्या असर हुआ दुनिया पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों सोवियत यूनियन ने बहुत पैसा खर्च किया न्यूक्लियर पावर में। ढेर सारे न्यूक्लियर प्लांट बनाए और इनमें से एक था चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, जिसका ऑफिशियल नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे अर्ली 1970 में बनाया गया था और इवन तो इसका नाम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा जाता है। ये चेर्नोबिल शहर में नहीं बना था। ये चेर्नोबिल एक छोटा सा शहर था करीब 16 किलोमीटर इस पावर प्लांट से। ये प्लांट वन ऑफ द एडवांस्ड पावर प्लांट था सोवियत यूनियन का। इसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे RBMK 1000 डिजाइन के। ये एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। पहले 2 रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू हुआ था 1977 में, तीसरे का 1981 में और चौथे का 1983 में। पावर प्लांट का पर्पस होता है बिजली जनरेट करना। इस केस में हर एक रिएक्टर 1000 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न कर सकता था। चारों रिएक्टर साथ मिलकर पूरे यूक्रेन देश के 10% बिजली प्रोड्यूस कर सकते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने पावरफुल थे ये रिएक्टर। अब चेर्नोबिल डिजास्टर पर आए तो ये डिजास्टर रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था, जब एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट चलने लग रहा था। एग्जैक्टली क्या हुआ था इस दिन, ये समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। अब बिजली जनरेट करने के ज्यादातर तरीकों में सिंपल से सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको एक पहिया घुमाना पड़ता है, मूवमेंट चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो पहिया घूम जाता है, वहाँ से बिजली आती है। विंड इलेक्ट्रिसिटी में हवा उस टरबाइन को घुमा देती है जहाँ से बिजली आती है। थर्मल पावर प्लांट में जहाँ कोयले से बिजली बनती है वहाँ पर स्टीम रिलीज होती है। कोयले को जलाने से वो स्टीम टरबाइन को घुमाती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी पहिए को घुमाने का काम स्टीम ही करती है, लेकिन स्टीम बनाने के लिए हमें पानी को हीटअप करना होता है। थर्मल एनर्जी के केस में कोयला हीटअप कर देता है पानी को। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में जो न्यूक्लियर एनर्जी होने लग रहा है वो पानी को हीटअप करता है। अब इस डायग्राम को देखिए, ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। एक टरबाइन है जो घूमता है स्टीम की वजह से, और स्टीम जनरेट होती है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पानी हीटअप हो जाती है। अब ये जो पानी है ये कूलेंट का काम भी करता है रिएक्शन के आसपास ओवरहीटिंग रोकने के लिए। ये पानी का सप्लाई कांस्टेंट होना जरूरी है। चेर्नोबिल प्लांट में ये पानी लिया जाता था पास के एक मैनमेड वाटर रिवर से, नदी भी गुजरती थी साइड से। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पानी की सप्लाई हमेशा लगातार होनी चाहिए यहाँ पर, और इसके लिए वाटर पंप जो पानी को पाइप में पुश करने लग रहे हैं वो हमेशा चलने चाहिए। लेकिन तब क्या होगा जब एक पावर कट हो जाए, बिजली चली जाए, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वाटर पंप हमेशा चलते रहें, चेर्नोबिल प्लांट में कुछ बैकअप डीजल जनरेटर थे जो हमेशा उन पंप को बिजली प्रोवाइड करने का काम करते थे। लेकिन इन जनरेटर को चालू करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता था, तो उन 1 से 2 मिनट के लिए भी कोई और पावर सोर्स चाहिए था ताकि ये प्रोसेस चलते रहे। और चेर्नोबिल रिएक्टर को बनाने वालों ने कहा था कि ये जो एक्स्ट्रा 1 से 2 मिनट के लिए बिजली चाहिए होगी हमें ये एक्चुअल रिएक्टर से ही आ सकती है। ये जो टरबाइंस होंगे ये घूमते रह रहे होंगे कुछ स्टीम की वजह से,
रिएक्टर शट डाउन होने के बाद भी कुछ तो स्टीम होगी, वो काफ़ी होगी इन पंप को पावर करने में। तो उस 26 अप्रैल की रात को इसी चीज़ को लेकर टेस्टिंग होने लग रही थी। अगर बिजली चली जाती है तो क्या उन टरबाइन के घूमने से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि ये वाटर पंप को पावर दी जा सके। ये टेस्ट पहले भी किया जा चुका था, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 पर ये टेस्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वर्कर्स की उम्मीद थी कि शायद आज रात तो ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए। इससे एक दिन पहले 25 अप्रैल की रात को इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन हो नहीं पाया था। एक दिन डिले हो गया। ये टेस्ट जो काम करने वाले वर्कर थे उन्हें नींद भी नहीं मिली थी पूरी की। 25 अप्रैल रात को 11:10 पर ये टेस्ट की प्रिपरेशन फिर से चालू करते हैं। अब आगे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा रिएक्टर के साइंस को समझना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग रहा है वो कैसे होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर है, जो मेन पार्ट है, वो मेनली 3 चीजों से बनता है: फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर। फ्यूल रॉड्स बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन हो पा रहा है। इस केस में यूरेनियम डाइऑक्साइड एनरिच्ड विद यूरेनियम 235 आइसोटोप। हम सब जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है और हर एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। अब कई एलिमेंट के आइसोटोप भी होते हैं। आइसोटोप बेसिकली एक तरह की वेरिएशन है एलिमेंट में। जैसे यूरेनियम एक एलिमेंट हो गया तो इसके 3 आइसोटोप होते हैं: यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। अलग अलग आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। और कुछ ऐसे रेयर आइसोटोप होते हैं जो कुछ एलिमेंट के जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं। यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप है यूरेनियम का जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो सकता है और जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो सकती है। ये यूरेनियम वाला आइसोटोप अपने आप में अनस्टेबल है, जिसकी वजह से टूटते रहते हैं और रेडिएशन रिलीज होती रहती है। ये रखे रखे ही टूटते रहते हैं, लेकिन अगर कोई न्यूट्रॉन इनसे टकराए तो भी ये टूट सकते हैं। इन दोनों केसेस में इसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में इस एलिमेंट का एक एटम 2 में स्प्लिट होता है और साथ में 2-3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा बनते हैं। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी की भी रिलीज होती है जो थर्मल एनर्जी में बन जाती है, जो एनर्जी बाद में जाकर उसे पहिए को घुमाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो जाकर और एटम से टकराते हैं जो और टूटते रहते हैं और एक चेन रिएक्शन होने लग जाता है जिसे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में कंट्रोल रॉड्स बनी है बोरॉन कार्बाइड की। बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बनने लग रहे हैं, अगर वो जाकर बोरॉन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो बाकी एटम से जाकर टकराएंगे नहीं और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में जहाँ जहाँ पर फ्यूल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है उनके साइड में कंट्रोल रॉड्स को भी इंसर्ट किया जाता है। पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जितना ज़्यादा अंदर घुसाओगे इन कंट्रोल रॉड्स को, उतना ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा रिएक्शन। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, मॉडरेटर। इस केस में ग्रेफाइट के ब्लॉक्स है मॉडरेटर। ये एक्चुअली में रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। ग्रेफाइट एक्चुअली में जो न्यूट्रॉन की एनर्जी है उसे स्लो डाउन कर देता है, जिससे चांस बढ़ जाता है कि न्यूट्रॉन जाकर और यूरेनियम से टकराएंगे और रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। आज के दिन ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडरेटर, लेकिन आरबीएम के रिएक्टर जो चेर्नोबिल में इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। 26 अप्रैल 1986 की उस रात को वर्कर्स टेस्टिंग कर रहे थे। वर्कर्स को काम दिया गया था कि 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस पावर प्लांट से, इस पावर को नीचे करके 700 मेगावाट तक लाया जाए। लेकिन जैसे ही वर्कर्स ने कंट्रोल रॉड को इंसर्ट किया, ये पावर और कम हो गया। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पावर कम होगी, उससे भी कई गुना कम हो गई, 30 मेगावाट तक चली गई। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे रीजन था कि इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट बनता था, ज़ीनॉन 135। यह भी बोरॉन की तरह बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता था न्यूट्रॉन्स को। क्योंकि साइड प्रोडक्ट बन रहा था इस रिएक्शन में, तो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्ब किया जा रहा था, तो वो रिएक्शन ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा था। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस हो रही थी। आमतौर पर जब ज़ीनॉन प्रोड्यूस होता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ये अपने आप ही जल जाता है, लेकिन इस केस में ये न्यूक्लियर कोर में एक्यूमुलेट होता गया क्योंकि पावर आउटपुट यहाँ पे पहले से ही लो था। जब इतना ज़्यादा ज़ीनॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है न्यूक्लियर कोर में, तो इसे ज़ीनॉन पॉइजनिंग कहते हैं। इससे रिएक्शन और स्लो होता गया। ये देखकर कि बहुत कम बिजली प्रोड्यूस होने लग रही है, तो उस वक्त में शिफ्ट सुपरवाइजर थे एंटोली, जिन्होंने ऑर्डर दिया वर्कर को कि थोड़ी कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालो, इससे रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप हो पाएगा। 26 अप्रैल रात के 1 बजे इसी की वजह से जो पावर थी वो 200 मेगावाट तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी अपने टेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका मकसद था उस पावर को 700 मेगावाट तक ले जाना। रिएक्शन को और स्पीड अप करने की ज़रूरत थी। एंटोली ने फ्री इंस्ट्रक्शन दी कि भाई और स्पीड अप करो और कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालो। हुआ क्या कि 211 कंट्रोल रॉड्स होती है रिएक्टर में
उनमें से सारी बाहर निकल चुकी थी, सिर्फ 8 को छोड़े। मतलब 8 कंट्रोल रॉड्स बस अंदर घुसी हुई थी। ये एक्चुअली में सेफ्टी प्रोटोकॉल का वायलेशन था, क्योंकि रूल बुक में लिखा गया था कि किसी भी हालत में 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होने चाहिए रिएक्टर में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स इन्होंने रिएक्टर में छोड़ी थी। इसी रीजन से पावर फिर तेजी से बढ़ने लगा। 1:19 एक्चुअली में इतनी तेजी से कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाली गई कि रिएक्शन सडनली बहुत स्पीड अप हो गया। पावर आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ गया और जो थोड़ा बहुत पानी मौजूद था कोर के अंदर, वो अचानक से स्टीम में बदल गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि पानी की मात्रा कम होती गई रिएक्टर के अंदर, और पानी यहाँ पे कूलेंट का काम कर रहा था। ये पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट हो गया यहाँ पे। जैसे जैसे पानी स्टीम में बदलता जा रहा था, पानी कूलेंट की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से रिएक्शन और तेज होता जा रहा था। इसी वजह से आज के दिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो पानी का कूलेंट और मॉडरेटर दोनों की तरह काम में लेते हैं। तो अगर पानी की मात्रा कम होती है तो मॉडरेटर की मात्रा भी कम हो जाएगी और एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन जाएगा। लेकिन इस आरबीएम के रिएक्टर में मॉडरेटर का काम ग्रेफाइट कर रहा था और पानी अचानक से देखते देखते भाप बनता जा रहा था। अभी तक जो ज़ीनॉन मौजूद था इस रिएक्टर के अंदर, जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा था, वो इस रिएक्शन की स्पीड अप होने से जल गया। तो अब ज़ीनॉन भी नहीं बचा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये वो पॉइंट था जहाँ पर एक्सट्रीम पावर सर्ज हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ गई। स्टीम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रही थी और जो लिड थी इस पूरी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की, वो हिलने लग गई। पूरे बिल्डिंग में शॉक वेव देखने को मिले। वर्कर ने रियलाइज किया कि अब एकदम से स्टॉप बटन दबाने की जरूरत है। इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया गया 1:23 पर। इस बटन को दबाने का मतलब था कि कंट्रोल रॉड्स वापस अंदर डाली जाएंगी रिएक्टर के अंदर रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही लॉजिकल स्टेप है बटन दबा के रिएक्शन रोकने के लिए, लेकिन इस रिएक्टर में एक डिजाइन फ्लॉ था। एक बहुत बड़ी गलती थी कंट्रोल रॉड्स के डिजाइन में। कंट्रोल रॉड्स एक्चुअली में 2 हिस्सों से बनती है। मेन हिस्सा कंट्रोल रॉड्स को बोरॉन से बनता है, जो एक्चुअली में रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, लेकिन जो टिप इस कंट्रोल रॉड्स के वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट यहाँ पर मॉडरेटर का काम करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्या हुआ, जैसे ही वो बटन दबाया गया, सारी कंट्रोल रॉड्स अंदर घुसाई गई। रिएक्टर के सारे कंट्रोल रॉड्स के टिप पर जो ग्रेफाइट मौजूद था, एकदम से धमाका हो गया। ग्रेफाइट ने उस तेज रिएक्शन को अचानक से और स्पीड अप कर दिया। रिएक्टर की पावर जनरेशन 33,000 मेगावाट तक पहुंच गई। ये पहला धमाका 6 से 7 सेकंड बाद हुआ था इमरजेंसी बटन दबाने के। इस धमाके की वजह से रिएक्टर का कोर मेल्ट करने लग गया। 2 सेकंड बाद एक और इससे भी पावरफुल धमाका हुआ, जो इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर 1000 टन की लिड लगी हुई थी, वो भी हवा में उड़ गई। रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैलने लगा। दूसरे धमाके के पीछे रीजन बताया जाता है कि जो ग्रेफाइट मौजूद था वो भी आग से जलने लगा। 2 लोग तो तुरंत मारे गए इस धमाके की वजह से, लेकिन 100 से ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट और कम से कम 5% यूरेनियम फ्यूल जो था, 192 टन यूरेनियम फ्यूल था वहाँ पर, वो एटमॉस्फेयर में गया। 1:26 पर फायर अलार्म बजना शुरू होता है और फायर फाइटर्स आते हैं। यहाँ पर शुरुआत में फायर फाइटर्स को आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जब इस जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है नॉर्मल आग लगी होगी, पानी से आग बुझाना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो आग लगी थी, ये ग्रेफाइट की आग लगी थी। ये इतनी आसानी से बुझने वाली आग नहीं थी। इस आग को बुझाने में 10 दिन से ज्यादा का समय लगा। हेलीकॉप्टर को बुलाया गया ताकि वो आसमान से आकर हजारों टन क्ले, सैंड, बोरॉन और लेड जैसे एलिमेंट को टपकाए इस पे। ये वो एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन के स्प्रेड को कम कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था करना, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उस पर ये सारा सामान गिराने के लिए उस आग के ऊपर आना पड़ता था, जो कि बहुत ही डेंजरस था। एक हेलीकॉप्टर इसी वजह से क्रैश कर गया ऑन साइड और 4 लोग मारे गए। जो फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचे थे, जब वो वापस गए अपने घर तो उन्हें फटीग होने लगा, उल्टी आने लगी। ये सारे रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स थे। जब आपको एक्सपोजर होता है एक्सट्रीम हाई डोज ऑफ रेडिएशन पर, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ ही महीने में मौत हो जाएगी। रेडिएशन के बारे में चीज़ कुछ ऐसी है कि जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए जानलेवा होता है। करीब 28 फायर फाइटर्स इनमें से कुछ ही महीनों बाद मारे गए। जिन्हें कम एक्सपोजर हुआ रेडिएशन का, उन्हें कैंसर हो गया। वापस रिएक्टर पर आए, 10 दिन बाद जाकर आग तो बुझ गई, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो रहा था इस रिएक्टर से, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था। इस हीट की वजह से जो रिएक्टर का बेस था उसमें क्रैक आने लगा था और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रिएक्टर के नीचे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी थी जो रेडियो एक्टिव वाटर से भरी हुई थी। अगर वो रिएक्टर जहाँ पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी पानी से जाकर टच कर जाता है, तो ये पानी अचानक से स्टीम में बदल जाएगा। और जब टेम्परेचर इतनी ज़्यादा हाई होते हैं, जब पानी तुरंत स्टीम में बदलता है, इसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। क्योंकि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, जो लिक्विड होते हैं वो गैस के कंपैरिजन में बहुत कम स्पेस घेरते हैं। गैस के जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं, उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है।
जब पानी अचानक से भाप में बदलता है तो उसे स्पेस ही नहीं मिलता भाप को फैलने के लिए, इसलिए तो धमाका होता है। तो उन्हें डर था कि एक तीसरा धमाका यहाँ पर हो जाएगा जो उससे भी बड़ा होगा जो अब तक 2 धमाके हुए हैं, और इस धमाके का मतलब होगा कि और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में स्प्रेड होंगे। इस चीज को यहाँ पे रोकने का एक ही तरीका था कि कोई वहाँ पर उस पानी की टंकी में जाकर पानी को ड्रेन कर दे, पानी को बाहर निकाल दे रिएक्टर से दूर। और ये काम करने के लिए किसी को सही में एक हीरो होना पड़ता, क्योंकि वो पानी रेडियो एक्टिव था। जो भी वो पानी में डुबकी लगाएगा उन्हें पूरी जिंदगी के लिए जान का खतरा रहेगा, या हो सकता है उनकी मौत कुछ साल बाद ही हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कुछ महीने बाद ही वो मर जाएं। लिटरली उन्हें अपनी जान रिस्क में डालनी थी। और हमारे ये हीरो निकले 3 लोग, एलेक्साई एनानिको, वेलराई वेजपालोव और बोरिस बारानोव। 4 मई 1986 को सिंपल डाइविंग गियर पहनकर इन्होंने वाटर टैंक के अंदर डाइव करी। अंधेरे में सिर्फ एक लैंप की मदद से इन्होंने स्विमिंग करी और वो वॉल्व लोकेट करी जिन्हें खोला जा सके और पानी को ड्रेन किया जा सके। ये 3 लोग हमारी कहानी के इतने बड़े हीरो हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये तीसरा ब्लास्ट हो जाता तो इतना खतरनाक होता कि मिलियंस ऑफ पीपल्स मारे जाते और अगले 5 लाख सालों के लिए ऑलमोस्ट पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट अनहैबिटेबल हो जाता। अच्छी खबर ये है कि ये तीनों हीरो एक्चुअली में सरवाइव कर गए। हालांकि बोरिस की मौत 2005 में हुई हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन बाकी के 2 आज के दिन तक जिंदा हैं। एक बार जब ये रिस्क खत्म हुआ तो अगला काम था जो रेडियो एक्टिव डस्ट था उसे क्लीन अप करना। शुरुआत में सोवियत के ऑफिसर ने रिमोट कंट्रोल रोबोट्स का इस्तेमाल किया डस्ट को साफ करने के लिए, लेकिन ये रोबोट्स रेडियो एक्टिव डस्ट के पास जाकर बंद पड़ जाते। यहाँ पर फिर हजारों लोगों को भेजना पड़ा कि वो जाके क्लीन अप करे। इन लोगों को लिक्विडेटर्स बुलाया जाता था। 1986 से 1987 के बीच में 2 लाख लिक्विडेटर्स गए थे इस एरिया को क्लीन अप करने के लिए। जब ये धमाका हुआ और आग बुझाई जा रही थी, सोवियत यूनियन की सरकार ने इस पूरे डिजास्टर को कवर करने की बहुत कोशिश करी। कोल्ड वॉर अभी भी चल ही रही थी। सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डस्ट था वो स्वीडन पहुंच गया था। ब्रिटिश मॉनिटरिंग स्टेशन ने डिटेक्ट किया कि जो रेडिएशन के लेवल है वो कुछ ज्यादा ही हाई हो रहे हैं। फिर उन्होंने हवा की डायरेक्शन की एनालिसिस करी और अंदाजा लगा पाए कि इसका सोर्स कहाँ पर होगा। इसी की वजह से सोवियत अथॉरिटीज मजबूर हुए इस डिजास्टर की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने के लिए। 28 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन ने एडमिट किया कि यहाँ पर एक डिजास्टर हुआ है। इस पावर प्लांट के पास जो लोग रहते थे उन्हें भी काफी देर बाद बताया गया कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। 2 मई 1986 को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों तरफ एक 30 किलोमीटर का रेडियस बना दिया गया था। इसे एक एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर साइंटिस्ट और सरकारी ऑफिसर के अलावा कोई नहीं जा सकता था। इस पूरे रेडियो एक्टिव डस्ट को कंटेन करने के लिए एक और स्ट्रक्चर बनाया गया इसके ऊपर, जिसे सार्कोफेगस कहा जाता है। नवंबर 1986 को ये कंप्लीट हुआ, कंक्रीट और मेटल का बना स्ट्रक्चर, जिससे कि रेडिएशन यहाँ से निकलना कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से नहीं बनाया गया था। इससे करीब 28 साल बाद इसमें क्रैक्स और रस्टिंग होने लग गई थी। इसी रीजन से साल 2010 में एक नए सेफ कॉन्टेनमेंट की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। इस नए स्ट्रक्चर को पहले से बने सार्कोफेगस के ऊपर फिट कर दिया गया। $3 बिलियन लगे थे इसे बनाने में। 2019 में ये बनकर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बनाया गया है। कहा जाता है कि अगले 100 सालों तक ये रेडिएशन को बंद कर दिया जा सकता है। 2018 में यूनाइटेड नेशन की साइंटिफिक कमेटी ने रिपोर्ट किया कि 20,000 थायराइड कैंसर के केसेस देखने को मिले हैं बच्चों में जो 18 साल से कम की उम्र में थे और डिजास्टर के वक्त मौजूद थे। कहा जाता है कि इसका रीजन था कि जो रेडियोएक्टिव डस्ट था वो घास पर गिरे जिन्हें गाय खाया करती थी, और जो उनका दूध निकला उसमें आयोडीन 131 की मात्रा ज्यादा थी, जिसकी वजह से बच्चों को कैंसर हुआ। जो पेड़ पौधे थे उस एरिया में उनमें एक रेड जिंजर टेंट दिखने को मिला। इसी वजह से उस एरिया को आज के दिन बुलाया जाता है रेड फॉरेस्ट। एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिजास्टर साल 1986 में एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर की स्थापना की गई। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि जो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया भर में हैं उनका सेफ्टी चेक किया जाए और ये रिसर्च किया जाए कि कैसे उनकी सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है। इवन तो इस एरिया में इतनी ज्यादा रेडिएशन थी चेरनोबिल पावर प्लांट के, जो बाकी हिस्से थे वो एक्चुअली में ऑपरेशन के बाद भी चलते रहे अंटिल द ईयर 2000 यूक्रेन देश को बिजली सप्लाई करने के लिए। उसके बाद कहा गया कि इस पावर प्लांट को डिसमेंटल कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2028 तक ये हो जाएगा और अभी भी 2400 लोग इस प्लांट में काम करते हैं। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।